हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमृत है और इस सीरीज़ में हम आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने वाले हैं फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप सिर्फ रिवीजन पर्पस से देख रहे हैं तो भी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हम कोशिश करेंगे कि हम पूरे आर्ट और कल्चर को बहुत डिटेल में, बहुत ईजी लैंग्वेज में समझ पाएँ ताकि आपको समझने में परेशानी ना आए। सो स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर। उसका फर्स्ट टॉपिक है, हम लेंगे आर्किटेक्चर। इसमें हम इंडियाज़ के रिच हेरिटेज को हम एक्सप्लोर करेंगे, यानी जिसको हम हिंदी में कहते हैं धरोहर, कि इंडिया के एंशंट लोगों ने, इंडिया के एंसेस्टर्स ने इंडिया को क्या गिफ्ट्स दिए हैं, धरोहर दी है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पर पहले हमें पता होना चाहिए कि उसका स्कोप क्या है, कहाँ हमारे काम आने वाली है, उसमें है क्या क्या। आर्ट एंड कल्चर एनकम्पासेस विजुअल आर्ट्स। इसमें विजुअल आर्ट्स यानी कि ऐसे आर्ट्स जो हमें दिखाई देते हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी जिन्हें हम डांस वांस होते हैं, डांस म्यूज़िक वगैरह। लिटरेचर यानी क्या किताबें, पोएम्स वगैरह लिखी गई हैं। आर्किटेक्चर यानी क्या क्या चीज़ें हाथों से बनाई गई हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो स्कल्पचर हो, कुछ भी हो, और उसकी वजह से इंडिया की आइडेंटिटी कैसे शेप हुई है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आर्किटेक्चर जो होता है ना किसी भी जगह का, कि कैसे वहाँ की बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, वो वहाँ का एक कल्चरल मिरर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एंशंट इंडिया में मौर्याज रूल करते थे, उस टाइम पे मौर्यों ने अपने पसंद के हिसाब से, बाहर के इन्फ्लुएंस के हिसाब से कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनाए थे। उसके बाद आप मुग़ल एरा के टाइम पे देखिए, उनकी बिल्डिंग्स का शेप थोड़ा अलग होता था। सो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि उस टाइम पे इंडिया का कल्चर कैसा था। अगर किसी टाइम पे बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत सारा आर्किटेक्चर हो रहा है, इसका मतलब है कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो काफ़ी समृद्ध है, काफ़ी ऐसे स्टेबल है, बिजनेस वगैरह सब अच्छा चल रहा है। इसके अलावा सोशियो पॉलिटिकल यानी कि पॉलिटिकली कौन से इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट हैं, रिलीजियस आइडियोलॉजी कौन सी फॉलो हो रही है। अगर किसी टाइम पे बुद्धा के इमेजेस बहुत बन रहे हैं, इसका मतलब उस टाइम पे इंडिया में बुद्धिज़्म पीक पे है। अगर विष्णु की बहुत ज़्यादा बन रही हैं, इसका मतलब हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म या जो वैष्णविज्म है वो बहुत पीक पे है। ठीक है जी। इसको हमें पढ़ना क्यों है? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में 5 से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आर्ट और कल्चर से, और इसको स्टैटिक और डायनामिक करंट अफेयर्स से अगर हम जोड़ के पढ़ते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मोस्टली स्टैटिक है, इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे नहीं। वही कुछ फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फिक्स्ड एरियाज़ हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। बट डायनामिक पोर्शन कहाँ से आता है? करंट अफेयर्स। कोई ये साइट है, जैसे मान लो रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है, या फिर कोई साइट है जिसके प्रेजर्वेशन के लिए कोई गवर्नमेंट काम कर रही है, या कोई ऐसी साइट है जिस पे कोई ना कोई डैमेज हुआ है, उसको प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स ले रही है। इन सारी चीज़ों को डायनामिक करंट अफेयर्स के अंडर हम कवर करते हैं। एग्जाम्स में क्यों इंपॉर्टेंट है? वेटेज प्रीलिम्स में बहुत अच्छा है, 5 से ज़्यादा मार्क्स आते हैं आर्ट और कल्चर की तरफ से। बहुत हाईली स्कोरिंग है क्योंकि स्टेबल टॉपिक्स हैं, ज़्यादा कुछ करंट अफेयर्स वगैरह का इसमें कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है। करंट अफेयर्स के साथ अगर थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, जैसे डांसेस, फेस्टिवल्स वगैरह के साथ, तो वो, और गवर्नमेंट का कोई अगर इनिशिएटिव है किसी फेस्टिवल से या डांस से रिलेटेड, तो वो हमारे इवन आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल होता है। मेंस के आंसर्स को बहुत बूस्ट करता है ये। कल्चरल हेरिटेज की वजह से एसेज बहुत अच्छे लिखे जाते हैं, जीएस के भी आंसर्स बहुत अच्छे लिखे जाते हैं, जिससे ये दिखता है कि हाँ, इस इंसान ने कल्चर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। हॉलिस्टिक लर्निंग है, हमें हमारे खुद के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो हिस्ट्री से कनेक्ट करता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी और एथिक्स में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। अभी आर्ट और कल्चर के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले स्कोप ऑफ इंडियन हेरिटेज हमें पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं विजुअल आर्ट्स। ऐसे आर्ट्स जिनको देखा जा सके। विजुअल का मतलब ही होता है देखना, ठीक है जी। जो दिखाई देते हैं आर्ट्स वो विजुअल आर्ट्स हैं। जैसे कि आर्किटेक्चर, इसमें हम कई सारी कैटेगरीज में पढ़ेंगे, जैसे हड़प्पन आर्किटेक्चर कैसा था, मेडाइवल आर्किटेक्चर कैसा था, कॉलोनियल आर्किटेक्चर कैसा था। इसके अलावा हम आर्किटेक्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कैसा था, उसके बाद वैदिक पीरियड में कैसा था, ओके, उसके बाद मौर्यन पीरियड में कैसा था, देन पोस्ट मौर्यन पीरियड में कैसा था, उसके बाद गुप्ता पीरियड में कैसा था, देन विल कम टू मेडाइवल, कॉलोनियल वगैरह, ठीक है। स्कल्पचर की बात करते हैं। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तियाँ जो होती हैं, तो वो मूर्तियाँ मौर्यन पीरियड में कैसी हैं, गांधार आर्ट, चोला में जो ब्रॉन्ज मूर्तियाँ होती थी
उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पेंटिंग्स की बात करते हैं, अजंता की पेंटिंग्स, राजपूत पेंटिंग्स, मुगल पेंटिंग्स या फोक पेंटिंग्स, ये सब विजुअल आर्ट्स के अंडर आता है, इनको हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा परफॉर्मिंग आर्ट्स। क्लासिकल म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी, कर्नाटिक, फोक म्यूज़िक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, बिहू, बॉल। इसके अलावा क्लासिकल डांस आ जाता है और फोक डांस आ जाता है। तो क्लासिकल डांस में भरतनाट्यम, कथक वगैरह हैं, और फोक डांस में गरबा, भंगड़ा, ये सब हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रामा और थिएटर। इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है एज़ कम्पेयर टू विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, ठीक है जी। यहाँ पे रीजनल नैरेटिव्स को दिखाया जाता है ड्रामा और थिएटर के थ्रू। यक्षगण और जत्रा जो है वो इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स हैं। अच्छा, लैंग्वेज, लिटरेचर और मूवमेंट्स। क्लासिकल टेक्स्ट जैसे कि संगम लिटरेचर हो गया साउथ इंडिया का, मॉडर्न ऑथर्स जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, भक्ति और सूफी ट्रेडिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी वजह से हमारे कल्चर की एक तो यूनिटी बनी रहती है, एक जब हम इंडिया की बात करते हैं तो उसमें डाइवर्सिटी भी शो होती है इसी की वजह से, ठीक है जी। सो विल टॉक अबाउट ऑल दीज हेड्स। स्टार्ट करते हैं। कल्चर क्या होता है? कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ दैट डिफाइंस अस, ठीक है जी। व्हाट इज़ कल्चर? कल्चर है क्या? इट इज़ व्हाट वी आर। व्हाट वी आर इज़ आर कल्चर। ये एटाइमोलॉजी का मतलब होता है कि इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सो इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन एक वर्ड है कल्टस, वहाँ से हुई है। कल्टस का मतलब होता है टिलिंग, रिफाइनमेंट, कल्टिवेट करना, किसी चीज़ को बनाना। सो कल्चर जो है वो एक प्रोसेस है ह्यूमन लाइफ को शेप करने का, ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन क्या है? कल्चर इंक्लूड्स फूड, क्लोथिंग, लैंग्वेज, गॉड्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स एंड वैल्यूज़। क्या खाना हम खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, किन भगवानों की पूजा करते हैं, कौन से ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, क्या हमारे नियम कानून हैं, क्या हमारी वैल्यूज़ हैं, किस चीज़ को हम सही मानते हैं, वगैरह वगैरह। ये हमारी आइडेंटिटी और हमारा बिहेवियर शेप करते हैं, ठीक है। सो ये आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहें, शॉर्ट नोट्स लेते रहेंगे तो आपको बहुत इजी होगा समझना। अदरवाइज़ लास्ट में जाके पूरा वीडियो देखने के बाद भी कुछ आउटकम नहीं है तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। टैंजिबल जो दिखाई देता है, इनटैंजिबल जो हमें सिर्फ फील होता है, दिखाई नहीं देता है। कल्चर में दोनों ही पार्ट्स हैं, टैंजिबल एस्पेक्ट भी है जैसे आर्ट, टूल्स और आर्किटेक्चर जो दिखाई दे रहे हैं, और इनटैंजिबल पार्ट जैसे कि वैल्यूज़, हम किन चीज़ों को सही मानते हैं, किन को गलत मानते हैं, बिलीफ यानी किस चीज़ में हम विश्वास रखते हैं, क्या प्रैक्टिसेस हम उसकी वजह से कर रहे हैं, ये भी सब कल्चर का ही पार्ट है, ठीक है जी। ये एक इनहेरिटेड लेगेसी है, यानी हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, हमारे पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स से मिली है, उनको उनके एंसेस्टर्स से मिली है। सो ये एक इनहेरिटेड लेगेसी है। ऐसी लेगेसी एक तरीके का धरोहर है जो हमें हमारे पुरखों से मिली है, पूर्वजों से मिली है, ठीक है जी। सो पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस, कल्चर एम्बॉडीज कलेक्टिव विजडम कनेक्टिंग पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। विजडम, एक इंसान ने अपने जीवन काल में अगर कुछ सीखा है वो उसे अपने बच्चों को भी पास करने की कोशिश करता है, इसी को विजडम कहते हैं। थ्रू द जनरेशंस ये जो कल्चर है, ये जो विजडम है, ये पाइलअप होता रहता है, इसका साइज़ ग्रो होता रहता है। इसमें कभी कभी कुछ हमारे ऐसे जिनको हम क्या कहते हैं, ये जो सुपरस्टिशंस होते हैं वो भी अटैच हो जाते हैं, तो हम उसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न भूल जाते हैं। लेकिन डाउन द जनरेशंस जो भी बातें हमें हमारे घर के बड़े लोग बताते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव ज़रूर होता है। इट इज़ अ मिसअंडरस्टूड मोटिव, इट माइट बी सुपरस्टिशन ऑल्सो, लेकिन वो आया हमारे एंसेस्टर्स की तरफ से ही है। सो इनहेरिटेड लेगेसी होती है कल्चर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर क्या है? डिफाइनिंग फीचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है ये ह्यूमंस के लिए ही यूनिक है। जानवरों में कोई सोसाइटी, कोई कल्चर दिखाई नहीं देता है, उनके अंदर कोई ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, उनके अंदर कोई रिलेशंस नहीं होते हैं, जैसे कि हम भाई बहन का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, ऐसी चीज़ों को जानवर नहीं फॉलो करते हैं। कल्चर हमें जानवरों से अलग बनाता है, हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, और हमें किस तरह से बात करनी है लोगों से वो चीज़ भी सिखाता है। शेयर्ड और कलेक्टिव, ये इंडिविजुअल नहीं होता लेकिन कम्युनिटीज़ के बीच में शेयर्ड होता है। एक कम्युनिटी का कोई कल्चर है, वो जब दूसरी कम्युनिटी के साथ इंटरैक्ट करती है तो वहाँ पे कल्चर का शेयरिंग हो रहा है, इससे बॉन्ड्स बनते हैं। और कलेक्टिव बिलोंगिंग यानी कि एक यूनिटी की जो भावना है वो डेवलप होती है। लर्नड एंड एक्वायर्ड, कल्चर जो है सोशल इंटरैक्शन से, यानी हम किसी से बात करते हैं, हम उनके कल्चर के बारे में सीखते हैं।
सोशल इंटरैक्शन से कल्चर पास होता है, एजुकेशन से कल्चर पास होता है और एक्सपीरियंस से कल्चर पास होता है। नॉर्मेटिव फंक्शन, कल्चर डिफाइन करता है कि क्या परमिसिबल बिहेवियर है, यानी हम क्या क्या काम परमिट करते हैं होने के लिए। जैसे क्या क्या बिहेवियर हमारा है जो कल्चर हमें परमिट करता है, जैसे बड़ों की इज्जत करना, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। और अपने घर के बूढ़ों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। बट अगर आप अमेरिका में देखोगे तो वहाँ पे वो कॉमन फैमिली का कल्चर नहीं है, यूनिफाइड फैमिली का कल्चर नहीं है, तो वहाँ का वो परमिसिबल बिहेवियर है। इंडिया का परमिसिबल बिहेवियर है कि जॉइंट फैमिलीज़ में रहा जाए, बड़ों की सेवा की जाए, ये सब। ऑर्डर इंश्योर किया जाता है, प्रेडिक्टेबिलिटी, कौन कितना क्या कर सकता है उसके ऊपर हम सोचते हैं। और सोशल हार्मनी कल्चर की वजह से ही आती है। अगर रूल्स सेट हो गए हैं कि कौन क्या कर सकता है तो उससे लोगों के बीच में झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कल्चर वर्सेस सिविलाइजेशन, यहाँ पे एक राइटर का एक कोट है कि कल्चर इज व्हाट वी आर एंड civilization is what we have, what we have, कि कल्चर वो है जो हम हैं और सिविलाइजेशन वो है जो हमारे होने की वजह से बना है। कल्चर वो है जो हमारा स्वभाव है और सिविलाइजेशन हमारे स्वभाव को दर्शाता है। एसेंस वर्सेस स्ट्रक्चर, कल्चर एम्बॉडीज बिलीव्स, क्रिएटिविटी एंड ट्रेडिशंस, while civilization represents governance, institutions and infrastructure। हमारे भरोसे, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, रूल्स हैं, वो हमारा कल्चर है। किंतु हमारा सरकार कैसे चलती है, हमारे इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, हमारे बिल्डिंग्स कैसी हैं, ये सब चीज़ें हमारी सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं। कल्चर रिफ्लेक्ट्स आइडेंटिटी, ये दिखाता है कि हम कौन हैं और हम कैसे जीते हैं, एंड द वे ऑफ लाइफ, वाइल सिविलाइजेशन शो केसेस प्रोग्रेस, सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट। सिविलाइजेशन दिखाता है प्रोग्रेस को, सिस्टम्स को, और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको। सिविलाइजेशन एक एडवांस फॉर्म ऑफ कल्चर है। कल्चर बेस बनाता है जिसके ऊपर सिविलाइजेशन ग्रो करती है, यानी कि घर की जो नींव है वो हमारा कल्चर है और उसके ऊपर बनने वाली बिल्डिंग हमारी सिविलाइजेशन है। अगर किसी सिविलाइजेशन का कल्चर ही ख़राब हो गया तो वो सिविलाइजेशन डगमगाने लगती है, उसका बेस ख़राब हो गया तो वो सिविलाइजेशन अपने पतन की तरफ जाना शुरू कर देती है। इंडियन सिविलाइजेशन इसके एग्जाम्पल है। इंडियन सिविलाइजेशन, उसका गवर्नेंस, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके सिटीज़, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमें देखने को मिलता है, ये बहुत डीप कल्चरल रूट से उभरा है, स्पिरिचुअलिटी से उभरा है, आर्ट और ट्रेडिशन से उभरा है। प्रिजर्विंग कल्चर एंड हेरिटेज, हमें कल्चर को बचाने की ज़रूरत क्यों है, क्यों बचाना चाहिए हमें कल्चर। सेफ गार्डिंग द स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी, हमारी इंसानियत हमारा कल्चर है, अगर हमारा कल्चर ख़त्म हो गया तो हमारी इंसानियत भी ख़त्म हो गई। यूनिटी एंड बिलोंगिंग, प्रेजर्वेशन ऑफ कल्चर, इसकी वजह से शेयर्ड वैल्यूज़ डेवलप होती हैं, ट्रेडिशंस डेवलप होते हैं, हिस्ट्रीज़ बनती हैं जो दो से ज़्यादा कम्युनिटीज़ को आपस में जोड़ती हैं। इंस्पिरेशन मिलता है हमें कल्चर की वजह से। कल्चर हमें इंस्पायर करता है क्रिएटिव होने के लिए, इनोवेशन करने के लिए, और डाइवर्सिटी जो हमारे बीच में है उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। सस्टेनेबिलिटी, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो हमारे पुरखे फॉलो करते आते हैं वो काफ़ी सस्टेनेबल होती हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस और सस्टेनेबल वेज ऑफ लिविंग को प्रमोट करती है। जैसे मटके का पानी पीना, अब आप मटके का पानी पियोगे तो आप बहुत ज़्यादा प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं खरीदोगे, है कि नहीं, तो वो सस्टेनेबिलिटी का एक तरीका है। आइडेंटिटी एंड इकोनॉमी, कल्चरल प्रिजर्वेशन की वजह से हमारी आइडेंटिटी बूस्ट होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है अगर हमें अपने कल्चर के बारे में मालूम है तो। जैसे इंडिया का कल्चर योगा का है, योगा की ही, जबकि योगा को हिंदी में हम योग कहते हैं, पर फॉरेनर्स ने योग को योगा बनाकर बहुत अच्छे से अपने अपनी जगह पे मार्केट कर लिया है। और इंडिया जहाँ पे योग का एक्चुअल ओरिजिन है वो इंडिया अपना कल्चर भूलता जा रहा है। अगर हम अपने कल्चर को बहुत अच्छे से एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो वो हमें कॉन्फिडेंस देता है। इसके अलावा टूरिज़्म बूस्ट होता है। जब हम अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपनी आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स के बारे में सोचते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, लोगों को बताते हैं, तो टूरिज़्म बूस्ट होगा, लोकल जॉब्स जनरेट होंगी, और जब टूरिस्ट्स आएंगे तो बहुत सारा पैसा आएगा। ओके जी। बेनिफिट्स ऑफ कल्चरल प्रिजर्वेशन,
क्यों बचाना चाहिए? एक तो आइडेंटिटी बनती है कल्चर को प्रिजर्व करने की वजह से, एक टूरिज्म बूस्ट होता है, एक सस्टेनेबिलिटी होती है और एक सोशल कोहेजन यानी लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। ये 4 हमारे बेनिफिट्स हैं कल्चरल प्रिजर्वेशन के। इंडियन आर्किटेक्चर का इवोल्यूशन कैसा हुआ? अक्रॉस द एजेस बहुत सारा इवोल्यूशन हुआ इंडियन आर्किटेक्चर का। यहाँ पर एक देखिए विट्रूवियन नाम का एक व्यक्ति था जिसने अपनी एक किताब में 3 एस्पेक्ट्स दिए थे कि आर्किटेक्चर का कैसा कैसा प्रॉपर्टीज़ होना चाहिए। सो उसने कहा कि आर्किटेक्चर की 3 प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, दूसरी उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए और तीसरी उसमें ब्यूटी भी होनी चाहिए। ये फिर फंक्शन और एस्थेटिक्स यानी क्या उसका काम है और कितना वो सुंदर दिखता है, इन सबको बैलेंस कर सकता है अगर उसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं तो। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ, सेकेंड इज़ यूटिलिटी एंड थर्ड इज़ ब्यूटी। ठीक है जी। कॉन्टीन्यूसली इसका इवोल्यूशन हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रिड प्लानिंग होती थी, यानी एक घर यहाँ होगा, फिर ये रोड है, एक घर यहाँ होगा, एक घर यहाँ होगा, एक घर यहाँ होगा। उसके बाद मौर्यन स्टोन ट्रेडिशंस आए जो पिलर्स वगैरह वो बनाते थे, स्तूपास बनाते थे वगैरह वगैरह। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनियल मॉन्यूमेंट्स भी आएंगे। इंडियन आर्किटेक्चर बहुत कॉन्टीन्यूसली इवॉल्व हुआ है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। कल्चरल नैरेटिव्स बनते हैं, मिरर पॉलिटिकल पावर कि जिस टाइम पे फॉर एग्जांपल मौर्याज रूल करते थे, अशोका आया, अशोका बहुत ज़्यादा बुद्धिज़्म को फॉलो करता था, तो उस टाइम पे उसने 84,000 स्तूपास बनवाए। ये दिखाता है कि अशोका बुद्धिस्ट्स को कितना सपोर्ट करता था। इसके अलावा जब गुप्ताज आए तो गुप्ताज के टाइम पे टेम्पल्स का बहुत डेवलपमेंट हुआ, तो दिखाता है कि गुप्ताज कितना हिंदुइज्म को फॉलो करते थे। सो ये पॉलिटिकल पावर, कौन पावर में है? यहाँ अशोका पावर में था। रिलीजियस इन्फ्लुएंस, कौन सा रिलीजन ज़्यादा चल रहा है, ज़्यादा लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और उस टाइम पे लोगों की कल्चरल एस्पिरेशंस क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं अपने जीवन से, अपनी सोसाइटी से, वो सब दिखाता है। डाइवर्सिटी ऑफ स्टाइल्स, रीजनल मटेरियल्स यूज़ होते थे, ट्रेडिशंस यूज़ होते थे, बाहर से भी चीज़ें आती थी, तो बहुत सारी एक वैरायटी देखने को मिलती है। कई बार हमें ऐसे ऐसे पत्थर ऐसी जगहों पे देखने को मिलते हैं जो नेचुरली वहाँ नहीं होते हैं, कहीं और से लाके लगाए जाते हैं। तो ये दिखाता है कि कितना एफर्ट लगाया जाता था उस टाइम पे आर्किटेक्चर को, कल्चर को डेवलप करने के लिए। ठीक है जी। इंडियन आर्किटेक्चर की टाइमलाइन है। सबसे पहले एंशंट से कॉलोनियल पीरियड्स तक का जो हमारा आर्किटेक्चर हुआ उसमें सबसे पहले आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का कल्चर। सबसे पहली प्लान्ड सिटीज़ थी जिसमें ग्रिड पैटर्न्स थे। इन्हीं सिटीज़ के डिज़ाइंस पे आज के दिन चंडीगढ़, भुवनेश्वर, ये जो बहुत वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं, भुवनेश्वर, हाँ, ये जो बहुत वेल प्लान्ड सिटीज़ हैं, ये आज भी इंस्पिरेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ से लेती आई हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज़ का ग्रिड पैटर्न होता था, यानी कि 90 डिग्री पे इस तरीके से उनके रोड्स कटते थे आपस में, बीच में घर होते थे वगैरह वगैरह। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम होता था, यानी कि प्रॉपर पाइप्स थे, घरों से निकल रही हैं वो बड़े पाइप में जा रही हैं, वो और बड़े पाइप में जाके मर्ज हो जा रही हैं। सारे के सारे ड्रेनेज सिस्टम्स कवर्ड थे। बीच बीच में सेसपिट्स होते थे, यानी साफ़ सफाई करने के लिए गड्ढे छोड़े जाते थे जिन्हें बड़े बड़े पत्थरों से ढका जाता था, जिन्हें हटा के साफ़ सफाई की जा सके। सो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स थे काफ़ी अच्छे अच्छे, जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया मोहनजोदारो के अंदर, ग्रेनरीज हो गई हड़प्पा के अंदर। सो ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, ठीक है, हड़प्पन ग्रेनरीज या फिर डॉकयार्ड्स, ओके, सीटाडेल, ओके, बैंगल फैक्ट्रीज, ठीक है, रेजरवॉयर यानी पानी को स्टोर करने वाली बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं। उसके बाद मौर्यन पीरियड आता है। बीच में काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं हुआ। बीच में कुछ जो ये वैदिक पीरियड का टाइम था, उस टाइम पे टेक्स्ट्स का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, लेकिन हमें कुछ ऐसा आर्किटेक्चरल एविडेंस इतना नहीं मिला है। फिर हम मौर्यन पीरियड की बात करते हैं। इस टाइम पे स्टोन का आर्किटेक्चर शुरू होता है, पिलर्स बनते हैं, स्तूपास बनते हैं, रॉक कट केव्स बनती हैं जो बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस को दर्शाती हैं। फिर मेडिवल पीरियड आता है जिसमें टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत डेवलप हुआ, नगरा स्कूल, द्रविड़ा स्कूल, वेसारा स्कूल। उसके बाद लेट मेडिवल पीरियड में इस्लामिक मॉन्यूमेंट्स काफ़ी बने, फोर्ट्स बने, पैलेसेस बने जो आज के दिन भी हमें मिलते हैं। फिर हम कॉलोनियल पीरियड पे जाएंगे जहाँ पे यूरोपियन और इंडियन स्टाइल्स का एक फ्यूजन, मिक्सिंग दिखाई देता है, और ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशंस बने जैसे कि रेलवे हो गया, सिविक आर्किटेक्चर हो गया, पोस्ट ऑफिसेज हो गए, ये सब देखने को मिलता है।
इनफैक्ट आप बहुत सारे अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आज भी जाते हो तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने की बिल्डिंग्स बनी हुई मिलती हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं जी। चलो, ग्रिड पैटर्न था, देखिए यहाँ पे अलग से दिख रहा है कि किस तरीके से ये लोग ग्रिड्स को फॉलो करते थे। इनके जो कमरे हैं, घर हैं, जो भी डिविजन्स हैं वो प्रॉपर स्ट्रेट लाइंस में हैं, ठीक है। ओके, सो ग्रिड पैटर्न लेआउट था। सिटीज़ को ग्रिड पैटर्न पे बनाया जाता था। मेन रोड होता था और उसके अंदर छोटे छोटे, जैसे ये एक मेन रोड है और दोनों तरफ छोटी छोटी गलियां लग रही हैं उससे, तो ये ग्रिड पैटर्न होता है। ओके, सिटी का डिवीजन था, 2 पार्ट्स में सिटी जनरली डिवाइडेड था। जैसे कि मान लो कि ये आपका होल सिटी है, तो एक ये वेस्ट पार्ट होगा, एक ईस्ट पार्ट होगा। ईस्ट पार्ट में लोअर टाउन होता था, जहाँ वर्किंग क्लास के रेजिडेंशियल क्वार्टर्स होते थे। लोअर टाउन, यहाँ काम करने वाले लोग रहते थे। और वेस्ट में इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि ग्रेट बाथ हो सकता है, ठीक है। सो इसको कहते थे सीटाडेल। वेस्ट वाला है सीटाडेल। सीटाडेल में इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, जैसे कि ग्रेट बाथ, ग्रेनरी वगैरह वगैरह, ठीक है। हायरार्कल प्लानिंग दिखाता था ये कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वेस्ट की तरफ, और जो थोड़े से कंपैरेटिवली कॉमन पीपल हैं वो लोअर टाउन में रहते थे। रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन था, ऐसा नहीं था कि ये रोड है तो कोई किसी की अगर पावर बहुत ज़्यादा है तो उसने रोड में यहाँ तक अपना घर बना लिया, ऐसे अलाउड नहीं था। बहुत रेगुलेटेड था, जो ये दिखाता है कि शायद उस टाइम पे किसी प्रकार के कोई म्यूनिसिपैलिटी टाइप कुछ रहा होगा, अथॉरिटी, जिससे लोग डरते थे, जिसकी वजह से लोग रूल्स को ब्रेक नहीं करते थे, ठीक है जी। पब्लिक हाईवेज थे, उस पर कोई इंक्रोचमेंट नहीं था, जगह घेरने को इंक्रोचमेंट कहते हैं। रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर हाउसेज होते थे, सिटी यूनिट्स होती थी। अर्बन ऑर्डर प्लानिंग इंश्योर करता था कि ऑर्गेनाइज नेबरहुड्स रहें, एफिशिएंट कम्युनिकेशन रहे, इफेक्टिव गवर्नेंस रहे। एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि अगर ये हाईवे है और किसी का घर यहाँ पे है तो उसके घर की कोई भी विंडो यहाँ नहीं होगी, इस तरफ और इस तरफ हो सकती है, पर मेन रोड की तरफ नहीं होंगी, जो दिखाते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ रूल्स वर बीइंग अप्लाइड बाय सम अथॉरिटी, ठीक है। फिर मोहनजोदारो की बात करते हैं। मोहनजोदारो क्या था, जिसमें सीटाडेल और लोअर टाउन बहुत क्लियरली विजिबल है। यहाँ सीटाडेल है, यहाँ पे लोअर टाउन है। देखिए, दिस इज द सीटाडेल एंड दिस पार्ट प्रोबेबली मस्ट बी द लोअर टाउन, ठीक है। 2 पार्ट डिवीजन था मोहनजोदारो का, सीटाडेल हायर और लोअर टाउन होता था एक, जहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। सीटाडेल में 12 मीटर होता था, जो मतलब ग्राउंड से 12 मीटर की ऊंचाई पर सीटाडेल बनता था। यहाँ पब्लिक स्ट्रक्चर्स होते थे, जैसे असेंबली हॉल, ग्रेट बाथ। लोअर टाउन में रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरियाज होते थे, जहाँ पे स्ट्रीट्स, ड्रेन्स वगैरह वगैरह यूज़ होते थे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली सन ड्राइड ब्रिक्स, यानी सूरज से पकाई हुई ईंटें यूज़ होती थी। धोलावीरा एक एक्सेप्शन है। धोलावीरा एक यूनिक है क्योंकि उसमें 2 की जगह पे 3 पार्ट्स हैं सिटी के, एक सीटाडेल है, एक लोअर टाउन है और एक मिडिल टाउन है। सो होता होगा इसका भी कोई यूज़ होगा, मिडिल टाउन का भी, बट वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। एडवांस्ड कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूज़ होती थी, इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स थी। सबसे पहले ब्रिक वर्क, किस तरीके से ब्रिक्स को यूज़ किया जाता था। पहली बात, ब्रिक्स का साइज़ बहुत स्टैंडर्ड था। पूरे के पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन में, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हमें ईंटें मिली हैं वो 1:2:4 की डायमेंशंस की मिली हैं। तो ये कुछ दिखाता है कि हाँ, यूनिफॉर्मिटी थी। पूरी की पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्रकार की ही ईंटें यूज़ करती थी। इसके बाद इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल होता है कि कुछ ईंटें पहले लंबे में रख दी, फिर कुछ ईंटें इस तरीके से रख दी, फिर कुछ ईंटें फिर से लंबे में ऐसे रख दी। इसको इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल कहते हैं। तो वो इस स्टाइल में ईंटें लगाते थे। बिटुमेन और जिप्सम वाटर लगा के वो वाटर प्रूफिंग भी करते थे, जो कि आप एक बात देखिए कि ग्रेट बाथ जो था मोहनजोदारो में, वो पूरा अंदर से वाटर प्रूफ है आज के दिन भी। सो कुछ उनको वाटर प्रूफिंग के बारे में भी नॉलेज था, टेक्निकल स्किल्स उनकी काफ़ी थी। अच्छा, वेंटिलेशन और स्टोरेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो उनकी ग्रेनरीज वगैरह थी वहाँ वेंटिलेशन के लिए स्पेशल डक्ट्स लगा रखे थे। उन्होंने पाइप्स बना रखे थे ग्रेनरीज के नीचे, जो उनको एयर सप्लाई करते हैं स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है जी। डबल स्टोरीड हाउसेज होते थे। अब ये हमें कैसे पता है, हमें प्रॉपर कोई डबल स्टोरी मिली नहीं है, पर हमें एक स्टोरी मिली है जिसमें ऊपर जाती हुई सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, जिससे हमें प्रूव होता है कि शायद यहाँ कोई दूसरी स्टोरी भी होगा, ठीक है जी।
ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो, ये उसका फोटो है। देखिए ये आज के दिन भी कितने अच्छे हालात में है, जबकि इसको 2500 साल हो चुके हैं। 14.5 मीटर लॉन्ग है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। 7 मीटर वाइड है और 2.5 मीटर डीप है। इसको ब्रिक्स के साथ बनाया गया है जो जिप्सम वाटर में सेट की गई हैं ताकि वाटर प्रूफ रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। वाटर प्रूफिंग टेक्नोलॉजी कोटेड विद बिटुमिन मेकिंग इट रेजिस्टेंट टू वाटर सीपेज, ये एक एडवांस्ड इनोवेशन था इस टाइम के लिए। ड्रेनेज और रेगुलेशन, इसमें इनलेट पाइप्स थे जो मेंटेन करते थे कि अंदर पानी कितना आ रहा है उसको। इसके आसपास कमरे भी होते थे जहाँ पे शायद फीमेल्स कपड़े वगैरह चेंज करती थी। लाइकली यूज्ड फॉर रिचुअल पर्पसेस और कम्युनिटी पर्पसेस। एग्जैक्ट क्या इसका सिग्निफिकेंस था, क्या इसका यूज़ था, ये हमें मालूम नहीं है, बट हमें लगता है कि शायद कोई रिचुअल के लिए यूज़ करते होंगे। प्रॉपर जैसे आज के दिन स्विमिंग पूल्स होते हैं उसके लिए तो शायद ये यूज़ नहीं होता होगा। फिर ग्रेनरीज या फिर वेयर हाउसेस की बात करते हैं। स्टोरेज और सस्टेनेबिलिटी हड़प्पन सिटीज़ में बहुत देखने को मिलती है। बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, लार्ज ग्रेनरीज हैं जिसमें नीचे से हवा के आर पार होने के लिए पाइप्स लगे हुए हैं, डक्ट्स लगे हुए हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो ग्रेन्स बच जा रहे हैं उनको स्टोर करने के लिए इन्होंने बनाए हैं ग्रेनरीज। स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड हैं, जनरली सीटाडेल्स के आसपास होते हैं या फिर रिवर्स के आसपास, जिससे सिक्योरिटी और एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रेड, अगर बाहर बेचना भी है तो ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से लाना या ले जाना बहुत ईजी हो। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये देखो ग्रेनरीज ये दर्शाती हैं कि एक टाइम ऐसा था जब हड़प्पन्स ज़रूरत से ज़्यादा खाना प्रोड्यूस कर पा रहे थे। एक्स्ट्रा खाना प्रोड्यूस करेंगे तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, टैक्स भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग प्रेसिजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी का जो डायमेंशंस है वो फिक्स्ड है। इसके अलावा अभी हमने बात किया कि डक्ट्स, ऐसे पाइप्स जिनमें से हवा ट्रांसफ़र होती है, वो भी था। एक्सीलेंट इंजीनियरिंग देखने को मिलती है। डोलावीरा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सिस्टम इन्होंने डेवलप किया था जो उस टाइम पे भी वाटर मैनेजमेंट शो करता है। और यहाँ बहुत सारे रेजर्वॉयर बनाए हुए हैं इन्होंने। रेजर्वॉयर एक ऐसी जगह होती है जहाँ हम पानी को स्टोर करते हैं, तो इन्होंने बहुत अलग अलग साइजेस के रेजर्वॉयर्स बनाए हैं सीजनल रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। स्ट्रैटेजिक इंजीनियरिंग, चैनल्स और बंक्स बनाए हैं वाटर को डायरेक्ट करने के लिए कि अच्छा यहाँ पानी सेव कर लिया, ज़रूरत पड़ा तो एक पाइप इससे बना के छोड़ देंगे पर पाइप को बंद रखेंगे, जब ज़रूरत पड़ेगा तब यहाँ से ये ऑब्स्ट्रक्शन हटाएंगे और पानी लोगों के पास पहुँच जाएगा। ये एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल है जो शो करता है कि वाटर सिस्टम्स डेवलप्ड थे हड़प्पा में। आर्कियोलॉजिकल इंसाइट ये है कि डोलावीरा एक रेयर एग्जाम्पल है अर्ली हाइड्रोलिक यानी पानी से रिलेटेड इंजीनियरिंग का साउथ एशिया के अंदर। हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द बैकबोन ऑफ अर्बन सैनिटेशन। घर से लेके स्ट्रीट तक ड्रेन्स होते थे। मान लो यहाँ घर है तो यहाँ से देखिए एक मेन पाइप तक इनका खुद का पाइप जा रहा है। ये घर है, एक पाइप है जो घर से मेन गली की पाइप को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। स्मॉल ड्रेन्स फ्रॉम हाउसेज कनेक्टेड टू लार्जर स्ट्रीट ड्रेन्स, जिससे वेस्ट वाटर अच्छे से जा रहा है कि नहीं वो ऑब्जर्व होता है। चैनल्स काफ़ी कवर्ड होते थे। ये जो पाइप्स हैं, ये जो ड्रेन के नालियाँ हैं, इनको कवर करके रखते थे। और सेस पिट्स होते थे यहाँ पे जगह जगह पे, ऐसे जैसे मैन होल्स अपने आज के ज़माने में नहीं मिलते हैं साफ़ सफाई के लिए, ऐसे मैन होल्स होते थे और उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे होते थे ताकि वो कवर्ड रहें। हाइजीन फोकस, उस टाइम पे भी लोगों को पता था कि गंदे पानी को हमेशा कवर करके रखना, उसको खुला छोड़ोगे तो बीमारियां फैलेंगी। सो हाइजीन और पब्लिक हेल्थ के बारे में वो बहुत ज़्यादा आगे की सोच रखते थे। मॉडर्न सिटीज़ में भी इसका इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट आज भी अगर आप दिल्ली वगैरह में जाते हो या कोई भी सिटी में जाते हो, वहाँ पे आपको कोई ना कोई सोसाइटी ऐसी ज़रूर मिल जाएगी जहाँ आज के दिन भी नालियाँ जो हैं वो कवर्ड नहीं हैं। लेकिन हड़प्पन आज से 2500 साल पहले नालियों को कवर करके रखते थे। हड़प्पन आर्किटेक्चर को अगर हम एनालाइज करें, फंक्शनैलिटी ज़्यादा थी इसकी, एस्थेटिक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं था इनका। ये फंक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, सुंदरता को कम इंपॉर्टेंस देते थे। इनका जो पूरा आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ब्लैंड है। ब्लैंड मतलब बोरिंग है, बट यूसेज के हिसाब से परफेक्ट है। हड़प्पन बिल्डिंग्स लैक्ड ऑर्नेट डेकोरेशन, डेकोरेशन ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। वो यूटिलिटी ओवर एस्थेटिक्स, यानी कितना काम आ रही है कोई चीज़ उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे बजाय कि वो चीज़ कितनी सुंदर है। पब्लिक हेल्थ को प्रायोरिटी देते थे, पब्लिक हाइजीन को प्रायोरिटी देते थे, साफ़ सुथरे लोग थे।
अर्बन कंट्रीब्यूशन, आज भी बहुत सारे टाउन्स इनसे इंस्पिरेशन लेते हैं। इंजीनियरिंग लेगेसी, जो इनकी इंजीनियरिंग थी उसको देखकर हम आज भी चकित हो जाते हैं कि इन्होंने इतने कमाल के वाटर प्रूफ स्विमिंग पूल्स, रेजर्वॉयर्स, पता नहीं क्या क्या बनाया था भाई। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक एरा का जो आर्किटेक्चर है वो इतना कुछ खास है नहीं, तो मौर्यन आर्किटेक्चर पे आते हैं। मौर्यन आर्किटेक्चर में इंपीरियल यानी राजसी, राजाओं के लेवल का स्टोन ट्रेडिशन स्टार्ट होते हैं। सबसे पहली बार स्टोन्स का यूज़ होने लगा आर्किटेक्चर के लिए। पेरिशेबल यानी जो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, वहाँ से नॉन पेरिशेबल मटेरियल्स पे हम शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो सेंचुरीज तक ख़राब नहीं होंगी। स्टार्ट ऑफ मॉन्यूमेंटल स्टोन आर्किटेक्चर, यानी दिखावे के लिए सुंदर सुंदर स्टोन से बनी हुई चीज़ें बनाना हम इंसानों ने पहली बार इंडिया में स्टार्ट किया। पॉलिटिकल और रिलीजियस सिम्बॉलिज्म बहुत था इसका, पॉलिटिकल और रिलीजियस सिम्बॉलिज्म बहुत था। आर्किटेक्चर जो था वो इम्पीरियल आइडियोलॉजी यानी राजा क्या सोच रहा है उसको दर्शाता था। राजा क्या अपनी प्रजा को मैसेज कन्वे करना चाहता है उसको दर्शाता था। राजा किस रिलीजन को फॉलो कर रहा है, किस रिलीजन को बढ़ावा दे रहा है उसको दर्शाता था। जैसे बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा दिखाया गया है अशोका के द्वारा बनाए हुए आर्किटेक्चर में। कोर्ट और पॉपुलर आर्ट दोनों ही देखने को मिलते हैं। जैसे रॉयल पैलेसेस, लकड़ी के महल होते थे उनके, जिनके बारे में हमें किताबों में ही सुनने को मिलता है ज़्यादा। स्तूपास, रॉक कट आर्किटेक्चर और फोक आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, यानी जो लोग मटके वगैरह बनाते थे, जो भी करते थे, वो दोनों चीज़ें ओवरलैप होके रहती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोर्ट यानी राजा ही आर्किटेक्चर कर रहा था, लोग भी कर रहे थे। फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलता है। आप लोगों को पता है उस टाइम पे ग्रीक्स इंडिया में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट के जाने के बाद कुछ ग्रीक्स इंडिया में ही रह गए थे, तो उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ग्रीस से एम्बेसडर्स इंडिया में आते थे। इनफैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य की एक वाइफ भी थी हेलेना, तो वो ग्रीक ही थी। तो वहाँ से वो अपने होम टाउन का भी जो आर्किटेक्चर है वो लेके आई है। ओके जी। सो मौर्यन रॉयल पैलेसेस जो है वो इंपीरियल अथॉरिटी के सीट थी, यानी वहाँ पे राजा लोग रहते थे। मैगास्थीन्स की किताबों से हमें पता चला, ग्रीक एम्बेसडर था मैगास्थीन्स, जिसने एक महल की बात की है जिसके 64 गेट्स थे, 64 गेट्स, और लकड़ी की दीवारें थी। इसके हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इतने एविडेंट नहीं है। इस पर चल रही है रिसर्च, पर अभी तक हमें इतना कुछ खास मिला नहीं है, लेकिन राइटर्स की चीज़ें मिली हैं। कुमराहक में एक्सकेवेशंस हुई हैं, वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले हैं 80 पिलर्स के, जो दिखाते हैं कि शायद ये अशोका का पैलेस रहा होगा। कुमराह वेरी इंपॉर्टेंट। परसेपोलिस से इसको बहुत कंपेयर करते हैं। जो इंडिया में कल्चर था उसको कहते हैं कि परसेपोलिस का कॉपी है। ये कॉपी तो नहीं है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। स्ट्रक्चर्स शो पैरेलल्स विद पर्शियन पैलेसेस सजेस्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ और कल्चरल एक्सचेंज। इसके अलावा लिटरेरी रेफरेंसेस, यानी किताबों में हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है उस टाइम के कल्चर के बारे में, जैसे फाहियान, आर्यन, अर्थशास्त्रा। ये मौर्यन पैलेसेस आर्किटेक्चर को हाईलाइट करता है। नेक्स्ट मौर्यन पिलर्स आते हैं। इसके आर्किटेक्चर फीचर्स हैं कुछ। इसके 4 पार्ट्स होते थे मेनली। एक ये है, एक इसके पीछे ये है, एक इस तरीके से होता था और नीचे एक शाफ्ट होता था। ठीक है जी। सो आर्किटेक्चरल फीचर क्या है? मोनोलिथिक पिलर होता था जो सैंडस्टोन के बने हुए होते थे, चुनार सैंडस्टोन वगैरह के। उसमें सबसे ऊपर एक एनिमल फिगर होता था, उसके नीचे एक अबैकस होता था जिसपे कुछ डिज़ाइन वगैरह बने होते थे। उसके नीचे एक या तो लोटस शेप का या फिर बेल शेप का एक फिगर होता था और उसके नीचे एक सिंगल पत्थर का शाफ्ट होता था। सो इसका काफ़ी डिस्टिंक्टिव डिज़ाइन होता था। इन्वर्टेड लोटस बेस, अबैकस, कैपिटल एनिमल, स्टैंडर्ड पिलर डिज़ाइन। इसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस भी मिलती थी, यानी कि कुछ शायद राजा जो बातें कन्वे करना चाहता है जनता को वो मिलती थी। 40 से ज़्यादा पिलर्स हमें मिले हैं और इसके इंस्क्रिप्शंस अशोका के धर्मा को स्प्रेड करने के लिए यूज़ किए जाते थे। ठीक है जी। सो ये जो एनिमल है, ये हमने यहाँ पे तो ओनली एक लायन दिख रहा है, पर बुल भी हो सकते थे, एलिफेंट भी होते थे। ये स्ट्रेंथ, धर्म और रॉयल अथॉरिटी दिखाता है। ओके, देखिए मौर्यन पिलर्स के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सबसे पहला लौरिया नंदनगढ़, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा रामपुरवा, ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तीसरा वैशाली और चौथा सारनाथ।
लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, यहाँ पे एक लायन कैपिटल देखने को मिलता है। रामपुरवा, या इस पे एक बुल बैठा है, जैसे यहाँ ऊपर लायन बैठा था ना, ऐसे ही उसके ऊपर एक बुल बैठा है जो स्ट्रेंथ दिखाता है और फर्टिलिटी दिखाता है। वैशाली में भी एक लायन कैपिटल मिलता है, बिहार में है ये, जो बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट करता है। सारनाथ में एक मिलता है जो हमारे नेशनल एम्बलम के तौर पे हमने उसको एक्सेप्ट किया है। इसमें 4 लायंस हैं, 4 अलग अलग डायरेक्शंस को फेस करते हैं, और ये इंडिया के नेशनल एम्बलम के तौर पे हमने 1950 में एक्सेप्ट किया था। बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ऑन मौर्यन आर्किटेक्चर क्या है? स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म के लिए मौर्याज ने उस टाइम पे, इनफैक्ट अशोका ने स्तूपास बनवाए, मोनास्ट्रीज बनवाई और पिलर्स बनवाए। इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपास का कंस्ट्रक्शन करवाया था। अब ये बहुत ऐसे अलग से, उसने बहुत ज़्यादा ही यूनिक या ऐसा कुछ नहीं बनवाया था, उसने नंबर पे ज़्यादा फोकस किया, यानी क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। बहुत अच्छे स्तूपास उसने नहीं बनवाए, आगे जाके स्तूपास में और डेवलपमेंट होगा, लेकिन स्तूपास उसने बनवाए काफ़ी। सिंबॉलिक आर्किटेक्चर है, स्तूपा सिंबोलाइज करता है कॉस्मिक ऑर्डर को। इंस्क्रिप्शंस जो उस पर लिखे होते थे वो मैसेज को स्प्रेड करने के लिए यूज़ होते थे। फिर रॉक कट केव्स बनवाए उन्होंने, जिसमें कि मेडिटेशन और कम्युनिटी लिविंग, बुद्धिस्ट्स के लिए मेडिटेशन कम्युनिटी लिविंग के लिए उसने बड़े बड़े रॉक्स में केव्स कट करवाई, जहाँ पे बुद्धिस्ट आराम से रह सकते थे। तो उसमें 2 पार्ट्स होते थे उन केव्स के, एक विहार होते थे, विहाराज में बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे, और चैत्य होते थे, चैत्य हॉल्स में वो मेडिटेशन करते थे। अशोका ने बहुत सपोर्ट किया बुद्धिज़्म को, उसके आर्ट को, उसके एक्सपेंशन को बहुत सपोर्ट किया है, तो रॉयल सपोर्ट मिला है बुद्धिज़्म को अशोका के द्वारा। आर्ट, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन इन मौर्यन एम्पायर। आर्किटेक्चर एक पावर का मीडियम होता है, वो दिखाता है कि राजा कितना पावरफुल है, कितना उसके पास पैसा है, कितना उसका जो साम्राज्य है वो कितना समृद्ध है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, आर्किटेक्चर रीइंफोर्स करता है मौर्यास की अथॉरिटी को, उसने पिलर्स, पैलेसेस इतने अच्छे बनवाए। रिलीजियस इन्फ्लुएंस शो करता है, जैसे स्तूपास बनवाए, केव्स बनवाए अशोका ने बुद्धिज़्म को सपोर्ट करने के लिए। आर्ट एक प्रोपोगेंडा की तरह भी यूज़ हो सकता है, जैसे जब हम आर्ट को कोई एक पॉलिटिकल मैसेज फैलाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि विद इन आर्ट अगर हम स्टोरीज़ की बात करें तो अशोक को क्या कहते हैं, देव नाम प्रिय, ऐसे कुछ कहा जाता है कि वो देवों का प्रिय है, ताकि नॉर्मल जनता के मन में ये बैठे कि अरे हमारा रूलर तो भगवान को भी प्यारा है, मतलब भगवान ऑल्सो लव्स आवर रूलर। ठीक है, सोसाइटी में इंटीग्रेशन के लिए भी आर्ट और आर्किटेक्चर को यूज़ किया जाता है, वो यूनिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर उस टाइम पे मान लो कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स के अगेंस्ट लोगों के मन में अच्छे भाव नहीं हैं और राजा ही बुद्धिज़्म को इतना प्रमोट कर देगा, तो धीरे धीरे लोग उसको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेगेसी ऑफ अर्ली इंडियन आर्किटेक्चर। हड़प्पा से मौर्य तक अर्बन प्लानिंग आइडियल्स हमें देखने को मिले। हड़प्पन ग्रिड सिस्टम्स में सैनिटेशन प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह बहुत अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिली। सिंबॉलिक मॉन्यूमेंट्स जैसे मौर्यास के पिलर्स हो गए, स्तूपास हो गए, वो आज भी हमारे कल्चर और हेरिटेज का हिस्सा है। सस्टेनेबिलिटी हमें सिखाते हैं हड़प्पन्स, वाटर सिस्टम वगैरह को, रिसोर्स मैनेजमेंट, और आज भी जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं उनके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके आंसर्स हमें हमारे हिस्ट्री में ही मिल जाते हैं। कल्चरल कंटिन्यूटी, बहुत सारी जो कल्चरल चीज़ें उस टाइम पे लोगों ने शुरू की थी वो आज भी हमें देखने को मिलती है, और वो इंडिया के टेम्परेचर, इंडिया के क्लाइमेट, इंडिया के नीड्स के हिसाब से वो चीज़ें डिज़ाइंड है, तो हम उसको आज भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉलो मी एंड सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोज़। ये पूरा सीरीज़ में एक साथ ही अपलोड करूँगी, सो इफ़ यू वांट यू कैन वॉच द नेक्स्ट वीडियोज़ ऑल्सो। थैंक यू सो मच।